यह डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से अमर उजाला समाचार पत्र के संपादकीय पेज से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। मंगलवार की रात इसराइल पर दागी गई सैकड़ों मिसाइलों के साथ ईरान ने पहली बार इसराइल हिजबुल्लाह संघर्ष में सीधा बड़ा हस्तक्षेप किया है और अब इसराइल की जवाबी कार्रवाई की तैयारियों से स्पष्ट है कि संघर्ष ने नया मोड़ ले लिया है, जो न केवल पश्चिम एशिया बल्कि पूरी दुनिया में शांति व स्थिरता के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहा है। हालांकि इस वर्ष अप्रैल में भी सीरिया में ईरानी दूतावास पर हुए इस्राएली हमले के प्रतिशोध स्वरूप ईरान ने इसराइल पर ड्रोन व मिसाइलें दागी थीं, लेकिन फिर ईरान यह कहते हुए खुद ही शांत हो गया था कि इसराइल उसे उकसाकर युद्ध में घसीटना चाहता है, जो ईरान बिल्कुल नहीं चाहता। लेकिन इस बार स्थितियां अलग हैं। पूरी आशंका है कि इसराइल आने वाले दिनों में अपनी विशिष्ट शैली में ईरान पर हमला करेगा। पैरा। उल्लेखनीय है कि ईरान और इसराइल के बीच कड़वाहट कोई नई बात नहीं है। भला हो वैश्विक कूटनीति का जो दोनों की सीधी टकराहट टालती रही। ईरान आधिकारिक तौर पर इसराइल के अस्तित्व को नकार चुका है, तो इसराइल ईरान को फ़लस्तीन से भी बड़ा खतरा मानता है। दरअसल ईरान जानता है कि प्रत्यक्ष युद्ध में वह अमेरिका के इस सहयोगी देश से जीत नहीं सकता। यही वजह है कि वह हिजबुल्लाह, हमास और हूती जैसे अपने सशस्त्र सहयोगी समूहों के साथ मिलकर इसराइल के साथ अप्रत्यक्ष और गैर परंपरागत किस्म की लड़ाई लड़ना चाहता है। लेकिन इसराइल हमले में हिजबुल्लाह समेत उसके केंद्रीय नेतृत्व के खात्मे ने चीज़ें बदल कर रख दीं। इसराइल के सुरक्षा तंत्र ने ज़्यादातर ईरानी मिसाइलों को ध्वस्त तो किया ही है। अब उसकी सेनाएं हिजबुल्लाह के पूर्ण खात्मे के इरादे से जिस तरह से थल मार्ग से लेबनान के भीतर घुस चुकी हैं, उससे पश्चिम एशिया में बड़ा युद्ध भड़कने की आशंकाएं बढ़ गई हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने ईरान के हमले की निंदा करते हुए पश्चिम एशियाई हालात पर चिंता जरूर जताई है। लेकिन ऐसे वक्त में भी अगर संयुक्त राष्ट्र जैसे निकाय अप्रभावी नज़र आ रहे हैं तो यह निराशाजनक ही है। इस दौर में उम्मीद बस इस बात को लेकर जताई जा सकती है कि प्रमुख वैश्विक शक्तियां पश्चिम एशिया में स्थिरता व शांति चाहती हैं,
इतना सब होने पर भी अरब देशों का शांत रहना दर्शाता है कि वे भी शांत ही चाहते हैं और यही भारत का भी रुख है, जिसके सभी पक्षों के साथ अच्छे संबंध हैं। अगर ईरान के तेल गैस उत्पादन केंद्र ध्वस्त होते हैं तो इसका असर भारत समेत दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ेगा। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष का अंत शीघ्र हो, इसी में सबका हित है। समाप्त। यह डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला के संपादकीय पेज से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ब्रैकेट में PTI के प्रमुख इमरान खान उसी समय से आंदोलनकारी और विध्वंसकारी राजनीति में शामिल हैं। जब कुछ साल पहले नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए उनकी सरकार को गिरा दिया गया था और ऐसा पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ था। प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने के ठीक पहले घायल बाघ की तरह उन्होंने घोषणा की थी कि सरकार से बाहर रहने पर मैं पहले से कहीं ज़्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। पैरा। ये शब्द सही साबित हुए। हालांकि वह अपनी बेगम बुशरा बीबी के साथ विभिन्न मामलों में जेल में कैद हैं। उन्होंने पिछले कई वर्षों में अपने समर्थकों को कानून तोड़ने और इस्लामाबाद के अति सुरक्षित इलाके में भी विरोध प्रदर्शन करने के लिए भड़काया है, जहां संसद, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री भवन और विदेशी दूतावास स्थित हैं। भले ही विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन अब तक किसी भी अन्य राजनीतिक दल ने इस तरह से सरकार को शर्मिंदा नहीं किया है। विरोध प्रदर्शन ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों से दूर ही होते रहे हैं। पैरा। पाकिस्तान में हर जगह के लोग अब इस बात से तंग आ चुके हैं कि सरकार ने शहरों में प्रवेश और निकास मार्ग सील कर दिए हैं, जिससे न केवल व्यापारिक घरानों को बल्कि आम नागरिकों को भी स्वतंत्र रूप से कहीं आने जाने में परेशानी हो रही है। पिछले कुछ वर्षों में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, क्योंकि कभी कभी कई दिनों तक पूरा शहर बंद रहता है। इस हफ्ते एक बार फिर मलेशियाई प्रधानमंत्री इस्लामाबाद आने वाले हैं। इसके अलावा इस महीने के अंत में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक भी होनी है, जिसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। इमरान खान ने एक बार फिर इस्लामाबाद के संवेदनशील क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। अतीत में किसी भी हाई प्रोफाइल राजनीतिक कैदी को
अपने समर्थकों, वकीलों, मित्रों और परिवार के साथ रोजाना मिलने की सुविधा नहीं थी, जबकि रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद इमरान खान को मीडिया से भी रोजाना बात करने की अनुमति है। इसके परिणाम स्वरूप पत्रकारों को दिए गए बयानों और टिप्पणियों की खबरें पहले पन्ने पर छपती हैं। पैरा, इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अविश्वसनीय घटना घटी जब पीटीआई के एक वकील ने मुल्क के प्रधान न्यायाधीश काजी फैज ईसा के सामने अपना पक्ष रखते हुए धमकी दी कि यदि बड़ी बेंच ने पीटीआई द्वारा दायर मामले के खिलाफ अपना फैसला सुनाया तो अदालत के बाहर पीटीआई के 500 वकील इंतजार कर रहे हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रधान न्यायाधीश ने तुरंत पुलिस बुला ली। उन्होंने पूछा, क्या आप चाहते हैं कि संस्थाएं धमकियों से चलें? मेरी एकमात्र गलती यह है कि मैंने हमेशा धैर्य दिखाया है। पैरा, इस कॉलम में इमरान खान की विनाशकारी राजनीति की ओर ध्यान दिलाने की मुख्य वजह यह है कि आज पाकिस्तान की सभी संस्थाएं एक दूसरे से टकरा रही हैं और इस नवजात लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा हो रहा है। सेना, उच्च न्यायपालिका, शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार, संसद और विपक्ष सभी एक दूसरे से टकराव की स्थिति में हैं ताकि यह साबित किया जा सके कि कौन अधिक शक्तिशाली है, जो उच्च न्यायपालिका को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि प्रधान न्यायाधीश और सेनाध्यक्ष दोनों का कार्यकाल 2024 के अंत में पूरा हो जाएगा, बशर्ते सरकार उनके कार्यकाल को विस्तार ना दे, जैसा कि अतीत में देखा गया है। पूर्व मंत्री और सीनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद कहते हैं, राजनीतिक अभिजात वर्ग सिर्फ लोकतंत्र की बात करता है, लेकिन वे उसमें विश्वास नहीं करते। पाकिस्तान में तानाशाही एक मानसिकता है। हमारा शासक वर्ग ब्रैकेट में चाहे सैन्य हो या निर्वाचित ब्रैकेट बंद लोकतंत्र में विश्वास नहीं करता। वे असहिष्णु हैं। राजनीतिक ताकतों के बीच सह अस्तित्व की कोई वास्तविक इच्छा नहीं है। समाप्त।